अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। साथियों, साल 2024 अपने खात्मे पर है, एंडिंग पर है। साल 2025 आने को है। जाहिर है नया मेहमान आना है तो उनका इस्तकबाल भी होना है और नए अज़्म के साथ उनका इस्तकबाल होना है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर मुसव्विर साहब हैं, जो जनसुराज के किशनगंज के ज़िला अध्यक्ष हैं। सियासी तौर पर अगर हम समझें तो इनका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है सियासत में। इस वक्त जनसुराज में हैं, ज़िला अध्यक्ष हैं और बहादुरगंज के संभावित प्रत्याशी हैं। समझना चाहेंगे सर, साल 2024 कैसा रहा? 2025 में क्या अज़्म है, क्या होना है, क्या करने जा रहे हैं? मेरे अपना निजी व्यक्तिगत जो ख्याल है, साल 2024 जो रहा, जी। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत ही खराब वर्ष रहा, जिसने पूरे हिंदुस्तान के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को झंझोर कर रख दिया। पहली बार देखने में लगा कि हिंदुस्तान के आम अवाम, चाहे वो किसी वर्ग समुदाय से हो, वो अपने को असुरक्षित महसूस किया, जिसके विरोध में लोगों ने आवाज़ें उठाई। आज भी, आज के दिन में भी, चाहे वो संविधान का मामला हो, चाहे वो महिलाओं के साथ अत्याचार का मामला हो, चाहे वो राजनीति में धर्म के आड़ पर राजनीति करने का मामला हो, इन सारे मामले को लेकर हिंदुस्तान की जो संस्कृति थी, हिंदुस्तान का जो कल्चर था, हमारा संविधानिक जो ढांचा था, कहीं ना कहीं उस पर आघात पहुंचा है। हम लोग आशा करते हैं कि आने वाला नव वर्ष 2025 इन सारी हालातों को से उभरते हुए एक नए देश, एक नए सोच और नए जज्बा के साथ हम लोग इन सारी बुराइयों जिससे हम लोग प्रभावित हुए थे या जिससे प्रभावित हो रहे हैं, उनको पीछे छोड़कर हिंदुस्तान की संस्कृति, यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो हमारी धरोहर रहा है, उस धरोहर को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साल 2020 मुसव्विर साहब एमआईएम में होते, बहादुरगंज के विधायक होते, क्या अभी तक एमआईएम में होते या जो चले गए हैं उन्हीं की तरह आप भी चले गए होते? देखिए, राजनीति पब्लिक जनता का अगर हम एमआईएम में होते तो एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ते, और इसी सिद्धांत पर मैंने चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि मैंने जनता से कहा था कि मैं एमआईएम के लिए आपके पास वोट मांगने आया हूँ। और एमआईएम कुछ लोगों ने सवाल भी उनसे किया, एमआईएम टिकट नहीं देंगे तो क्या करेंगे? मैंने नहीं लड़ेंगे। मैं अपने उसूल और वादे का लेकिन पक्का। जब आपको टिकट नहीं मिला तब आपका एक वीडियो आया सोशल मीडिया पर, जिसमें आपने बहुत कुछ कहा, अपने दर्द को जो है अपने अल्फाजों के ज़रिए, अपने आंसुओं के ज़रिए आपने बयान किया और बहुत सारे एलिगेशंस भी आपने लगाए पार्टी के जो जिम्मेदार। कोई एलिगेशन नहीं लगाया, उनके आरोप हैं। उनके आरोप प्रत्यारोप होते रहता है। मैंने इतना कहा कि सिर्फ पैसे के बिना पर मेरे साथ छल किया गया। आपको लगता है कि मजलिस ऐसा करती है? मजलिस 110% करती है। अच्छा। चाहे हो सकता है अवैसी साहब नहीं करता हूँ। क्या आप नहीं दे पाए पैसा, दूसरे ने दिया इसलिए आपका टिकट कट गया? बिल्कुल। अच्छा। उन्होंने सौदाबाजी किया। वो अच्छी तरह जानते थे, यहाँ के जो सदर मोहतरम थे, वो अच्छी तरह जानते थे कि मैं राजनीति में उनका सीनियर हूँ, और जानता था कि सिर्फ परिस्थिति के वश में मुझे टिकट नहीं मिला या टिकट नहीं दिया। लेकिन उनका ये दावा है, उनका कहना है कि भाई हमने जो सर्वे करवाया, उस सर्वे में आपसे बेहतर मौजूदा विधायक थे, इसलिए आपका टिकट। ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। आजकल सर्वे कैसे होता है? सर्वे कौन किया? सर्वे ये अहम सवाल है। हाँ, सर्वे कौन किया? किसने किया? अरे आप तो दुकान 6 महीना पहले से खोले हुए थे। कौन दुनिया नहीं जानती उसका भाई कोई तंजीम तस्लीम क्या है? एडवांस पैसा 40 लाख रुपया ले लिया था। अच्छा, सियासी गलियारों में चर्चा है कि कहीं ना कहीं मुसव्विर साहब को फिर से जो है उसको बोला जा रहा है कि भैया आइए आपको लड़वाते हैं इलेक्शन। जी नहीं, हमने एमआईएम में जाना इसलिए कबूल किया था कि ये जो हमारे यहाँ पूर्व एस्टेब्लिश पार्टियाँ थी, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, इन लोगों ने, मैंने कहा ना कि पैसे के बल पर, धन के बल पर, बाहुबली के बल पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर राजनीति किया, और सीमांचल के नाम पर वोट लेके यहाँ से एमएलए एमपी जिता के ले गया। लेकिन जिस पार्टी में भी आप हैं सर, उस पार्टी पर भी तो यही आरोप लग रहा है कि भाजपा का पैसा लेकर के जो है मुसलमानों का वोट बांट रहे हैं। मैं जवाब पहले का दे दूं। उनसे ऐसे समय में ओवैसी साहब यहाँ आए, ओवैसी साहब ने सीमांचल का नारा दिया कि सीमांचल
तो हम लोगों को लगा, जी। वैसे मैं धर्म और जात की राजनीति पर विश्वास नहीं करता, बिल्कुल होना भी लेकिन नहीं चाहिए। हाँ, विश्वास नहीं करता, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था। लेकिन राजनीति में कहा गया है, मेरे तस्लीमुद्दीन साहब कहते थे कि राजनीति में जब तक तुम उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे तब तक वो तुम्हारी अहमियत नहीं समझेगा। किसको नुकसान पहुंचाने के लिए आप चाह अपने रहे थे? विरोधियों को, आप किसका नुकसान करना चाह रहे थे? जो मैंने एस्टेब्लिश पार्टियां थी, कि उनको जब तक धक्का नहीं दी कि मेरी ताकत है, हम आपको ताकत दिखा सकते हैं, या अकलियतों का इलाका है और अकलियत का लोग ताकत रखता है, उसको रहनुमा मिल जाए तो हम, चाहे मैं किसी पार्टी का नाम भी लेना चाहता, मैं आपके पीछे नहीं घूमूंगा। ऐसे वक्त में अवैसी साहब ने एक नारा दिया जी। और एनआरसी सीए जैसे मुद्दे को लेकर भाजपा ने काफ़ी ये किया था, तो कम से कम वो जो कथाकथित पार्टियां इतना उग्र होकर नहीं आई। अवैसी साहब आए, दो राय नहीं, भले किए क्या उसका अंजाम नहीं। जनता कंफ्यूज इस बात को लेकर के है कि प्रोफेसर मुशव्विर साहब एक यू आर अ वेल एजुकेटेड पर्सन, आपकी सलाहियतों पर किसी को कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन कभी आप जदयू से आते हैं, कभी मजलिस से आते हैं, कभी जनसुराज से आते हैं और हर बार उसी पार्टी को, जिस पार्टी से होते हैं उसको बेहतर कहते हैं, तो पब्लिक तो कन्फ्यूजन में है सर। किससे पब्लिक कंफ्यूजन में है? कौन एमआईएम को बेहतर कह रहे थे, आज जनसुराज को बेहतर कह रहे हैं। मैं कल एमआईएम को नहीं, आज भी पार्टी का किसी का नियम गलत नहीं होता है। क्या कर रही है भाजपा? मैनिफेस्टो में करेगा मुसलमानों को मार दो, मुसलमान को निकाल दो, नहीं ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन वास्तविकता में क्या कर रही है वो? तो कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन वो उसका प्रशासन जब ताकत उसके पास चली जाती है तो उसका मिसयूज करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि राजनीतिक दल के माध्यम है, यानी एमआईएम की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। बहुत अंतर पाया, बहुत अंतर पाया। ठीक है, आपने जीत गया, 5-5 विधायक आपको दिया, आप अपोजिशन में भी है, सत्ता में नहीं आए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले लगभग 5 वर्षों से जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सीमांचल के, आप नहीं कर सकते थे, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आपने किया क्या? सिवाय टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया में आकर के बोलने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। मुशव्विर साहब की नज़रों में मुसलमानों का हितैषी कौन? मुसलमानों का हितैषी कोई नहीं सिवाय मुसलमान के, मैंने आपके। क्या करना चाहिए मुसलमान? उसको अपने नियम कायदे के हिसाब से अपने देखना चाहिए, उसका कोई पार्टी नहीं है। कौन पार्टी आया साहब? कांग्रेस को जिंदगी भर आप धोते रहे, ठीक है? अभी भी मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है कि इन लोगों से बेहतर है, वो छोटा दुश्मन है, बड़ा कहते हैं। आपकी पार्टी का स्लोगन है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या ये वाकई में जमीनी सतह पर काम होगा? मैं शुरुआत किया हूँ, अब देखिए क्या होता है। मैं तो अभी चुनाव लड़ा नहीं, मैं वहाँ 4 सीट लड़ा तो एक मुस्लिम को दिया कि नहीं, एक महिला को दिया और 10% वोट हमको मिला। इतनी पार्टी को हम लोग शुरुआत करते हैं, तो भाई मुशव्विर आलम का या प्रशांत का बपोती नहीं है। आप पहले ही चुनाव में उपचुनाव के बाद प्रशांत जी का मुसलमानों को लेकर के जो स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट आप इत्तेफाक रखते हैं कि मुसलमान, भाई उनका स्टेटमेंट था कि मुसलमानों ने हमें हमारा साथ नहीं दिया, मुसलमान साथ दिया होता तो हम जीत जाते। बिल्कुल सही बोला उन्होंने कहा, नारा दिया, समझे, कि अब तक मुसलमानों को सबने छला, कोई ने, सबने इसका वोट लिया, छला नहीं। और प्रशांत किशोर जी ने वादा किया कि हम, और उसी के भरोसे वो आगे बढ़ा, उसी के भरोसे आगे बढ़ा। मुसलमान तो वोट दिया, लेकिन क्योंकि मुसलमान तो बहुत मजबूर है, मकरूज है, समझे, उस मजबूरी और मकरूजी के हालात में भी उनका साथ दिया, लेकिन जितना मिलना चाहिए था नहीं मिले। क्योंकि जो आदमी बहुत भाव साफ दिल से किसी के साथ जुड़ता है और वहाँ से मायूसी होती है, तो क्या ये तल्ख सच्चाई नहीं है कि जिन मुसलमानों को आप मकरूज कह रहे हैं, जिन मुसलमानों को आप लागर कह रहे हैं, बेचारे तो सही माने में वहीं पर हैं, लेकिन जिन लोगों ने मुसलमानों की आवाज़ उठाई वो तो धन्ना सेठ बने बैठे हैं, मुसलमान वहीं का वहीं पड़ा। वही मैं कहता हूँ कि प्रशांत किशोर की पार्टी और पार्टी में एक फ़र्क है। लालू जी हो, नीतीश जी हो, और लोगों ने जिन मुसलमानों को टिकट दिया उसकी सलाहियत के बिना पर नहीं दिया, 2-4% दिया है, बाकी जो सबसे ज़्यादा पार्टी को चंदा दिया, या बहुत बड़ा बाहुबली है, या किसी बहुत बड़े राजनेता का बेटा है, ऐसी लोगों को दिया ना भाई। अगर सही मुस्लिम को दिया होता, मुसलमानों को दिया होता, तो उसको इलाके का दर्द होता। आज आपके यहाँ वंशवाद तो चल रहा है कहीं ना कहीं, हर जगह, हर पार्टी में। भले भाजपा आज कांग्रेस को बदनाम कर रहा है, भाजपा नहीं है, किसका बेटा नहीं है, किसकी बहू नहीं है, कोई पार्टी हिंदुस्तान का बता दीजिए जो वंशवाद से प्रभावित नहीं है। मुशव्विर साहब 2025 के चुनाव में
जाहिर है अपने आप को प्रत्याशी के तौर पर देखते होंगे बहादुरगंज में। बिल्कुल समझना चाहेंगे सर, बहादुरगंज के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, चुनाव के वक्त में सबका कमिटमेंट होता है, लेकिन ढाक के 3 पात, चुनाव के बाद कोई उस तरफ ध्यान भी नहीं देता है। आप जो कहेंगे वो करेंगे? बिल्कुल, मैं करूंगा नहीं किया। मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, किशनगंज जिला में कोई ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं है अभी वर्तमान में जो बिना कोई पद लिए लगातार 35-40 साल तक जनता के बीच में रहा है। और प्रोफेसर मुसव्विर आलम वो हस्ती है, वो आदमी है कि भाई बहुत मामूली आदमी जो लोगों के मसलों मसाइल को लेके लगातार 35-40 साल से संघर्ष किया है। लेकिन आप पर एक एलिगेशन लगता है सर कि आप जो है एक्टिव होते हैं सिर्फ चुनाव के दौरान, बाकी दिनों में गायब हो जाते हैं। किसने कहा सर? ये लोग आप लोग तो बोलते हैं, आरोप लगाएंगे। उनसे पूछिए कि आपके एमएलए पहले के रफ़ीक आलम, नजम साहब या आज़ाद साहब जैसे नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए, पांकी के 10 विधायक ने एक स्कूल भी खोला क्या? एक मकतब भी खोला क्या? ये रोड पुलिया सड़क नहीं है, ये डेली रूटीन का वर्क है। कुछ लोगों का कहना है सर कि कौन चीज लाया आप? कुछ लोगों का कहना है कि मुसव्विर साहब के सामने वो लोग तिफल मकतब हैं जो आज विधायक बने बैठे हैं, सांसद बने बैठे हैं, जिला परिषद बने बैठे हैं, लेकिन मुसव्विर साहब सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से अपनी उसी जगह पे महदूद हैं क्योंकि वो सिर्फ चुनाव के दौरान एक्टिव होते हैं। नहीं, गलत, ये गलत, सरासर गलत आरोप है। मैं हाँ, आजकल का जो फैशन हुआ है कि कई मैयत में भी जाते हैं तो कब्रिस्तान में फोटो खिंचाना, ये मेरे सोच के पड़े है। यही मेरा सवाल था, मेरा अगला सवाल यही था सर कि आज सोशल मीडिया का दौर है, आदमी शादी में जाता है, बिहार में आता है, कहीं भी आता है तो फोटो जी भी पुरानी हो चुका है। आपने देखा होगा, मैं गलती से कोई दे दिया होगा और बात है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता हूं कि ऐसे जगहों का फोटो खिंचा करके अपने को मैं शर्मिंदा महसूस कर, अपने को मैंने क्या कहता है, हाँ, लज्जित मना महसूस करता हूँ, या हमको शर्म लगता है कि हम जैसे लोग भी यही करने लगे, कब्रिस्तान में जाके सेल्फी खिंचाएं और जाके पान की दुकान, चाय की दुकान, बारात, मैयत, सब जगह। ये हमसे नहीं होगा, ना हम करते हैं। तो आखिरी सवाल है सर, साल 2025 नया साल, नया अज़्म, और प्रोफेसर मुसव्विर साहब आने वाले साल को किस तरीके से देखते हैं? क्या अज़्म है और जनता के लिए क्या मैसेज है सर? देखिए, मैं एक सच्चा पक्का मुसलमान हूँ और मायूसी नाम मुसलमानों में नहीं है, इसलिए मैं पूरे यकीन और विश्वास के साथ कहता हूँ कि हर बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आते हैं। वो मोदी वाले अच्छे दिन नहीं, समझे, यकीन और विश्वास के अच्छे दिन, और आने वाला दिन निश्चित रूप से अच्छा होगा। बिहार का एक नया राजनीतिक वातावरण बनेगा और बिहार एक नए सोच के साथ आगे बढ़ेगा। हमारे युवा, हमारे किसान, हमारे मजदूर, सारे लोग समझ रहे हैं कि अब तक जो 75 साल में मेरे साथ, मैंने पहले कई इंटरव्यू दिए हैं आपको, कि 2 दशक को अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान कभी बाहुबली, कभी धनबली, कभी जाति, कभी धर्म के नाम पर अब तक राजनीति हुई है। इतने 25 साल, 20 साल को छोड़ दिया जाए तो आप सब लोग जब उब चुके हैं तो एक नई व्यवस्था खोजेगी। जैसे कि पानी अपनी सतह खुद तलाश करती है, तो परिस्थिति अपना स्थिति को तलाश कर लेगी। मैंने आप बीच में एक क्वेश्चन छूट गया था ओवैसी साहब के बारे में, आपने सवाल किया तीखा कि इस उम्मीद पर उन लोगों को हम लोगों ने किया, क्या ये एक प्रदर्शन आप यहाँ आके मीडिया किशनगंज में कर दीजिए, होगा? आप बैठे गांधी कुछ नहीं करते, 10 दिन आप धरने में बैठ जाते, सीमांचल की समस्या और गर्दनी बाग में विधानसभा के सामने 5 विधायक लेके बैठ जाते। क्या एक सबूत बता दीजिए आप? मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान साहब का दावा है कि अमोर में ऐतिहासिक काम हुए। क्या काम हुआ साहब? एक काम बता दीजिए। रसेली घाट पर पुल बनवा दिया, निर्माण का काम नहीं है, क्या काम होना? इंसान का निर्माण कीजिए। आपके कितने लोग एम्प्लॉय हुए, आपका कितना नया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना, कितना कृषि फार्म बना, कितना किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई। उस जो बाढ़ से त्रस्त है अमोर वैसा का इलाका, जो टापू है, उधर पूर्णिया, उधर अररिया, इधर किशनगंज के, उधर कटिहार के बीच में टापू है अमोर वैसी। पुल बनने से, पुल बनना जरूरी है, बनना चाहिए, वो बहुत दिन से प्रोसेस है। अख्तरुल ईमान साहब 2 दिन में आके नहीं बना दिए, जाके आप, मैं आपको दावा करता हूँ कि उसका प्रोसेस कौन था। आप, मैंने कहा ना, आज मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उन मनमोहन सिंह छोटे कद के बहुत ही महान प्रधानमंत्री, समझे, जिन्होंने जब सीमांचल गांधी ने उनके पास अपना प्रस्ताव रखा तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट किशनगंज जिला में किसी प्रधानमंत्री ने, इवन आप सोनिया गांधी आई थी ना भाई, क्या हुआ एएमयू का?
लेकिन वो मनमोहन सिंह, चाहे वो किसी पार्टी का रहे, वो एक नेक इंसान थे। तस्लीमुद्दीन के कहने पर आज देखते हैं गलगलिया टू फारबिसगंज रेलवे परियोजना को देखिए, महानंदा परियोजना को देखिए, उन्हीं का देना है। इससे बड़ा प्रोजेक्ट हमने तो नहीं देखा किशनगंज में। एक आपने नहीं देखा तो हमने कहाँ से देखा होगा। बहरहाल ये थे जनाब प्रोफेसर मुसव्विर साहब, बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। आप सब लोग बखूबी इनको जानते हैं। इन्होंने जितनी सारी बातें कही है, हो सकता है उनकी बातों से आप इत्तेफाक रखें, नहीं भी रख सकते हो। आपके जहन में कोई सवाल हो, सवाल को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाने से पहले जो है इसको फॉलो कर लीजिएगा, और हमारे जो यूट्यूब का चैनल है गाँव मोहल्ले का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।